नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की छोटी बड़ी खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज हम आपको प्रजापति समाज के इतिहास का वह पन्ना दिखाएंगे जो कहीं गुम हो गया या जिसे बदल दिया गया। आज हम बात करेंगे देश विदेश में रहने वाले प्रजापति समाज के इतिहास के पन्नों की, जिन पर दर्ज किया गया है प्रजापति समाज का इतिहास। मित्रों, प्रजापति समाज का इतिहास विलुप्त न होने पाए इसलिए हमने समाज के लोगों का सामने यह इतिहास रखने का पहल की है और इसे विश्व पटल पर रखा है। क्या दोस्तों आपको पता है भारत में जो व्यापारी सबसे पहले आया था वह पोर्टर कम्युनिटी का था। जी हाँ, इनका नाम हॉकिंस पोर्टर था। पूरा नाम विलियम्स हॉकिंस पोर्टर था। मित्रों, देश विदेश में पोर्टर जाति का इतिहास बिखरा हुआ पड़ा है मगर हमें समेटने का मौका नहीं। आज भी हॉकिंस नाम की कंपनी, जो बर्तन की कंपनी है, वो देश विदेश में अपना नाम कमाए हुए है। आज हम आपको हॉकिंस के बारे में बताएंगे। हॉकिंस 1972 में यहाँ पर एक कंपनी भी लगी थी। यह उसी हॉकिंस की कंपनी है जो हॉकिंस पोर्टर यहाँ पर हेक्टर जहाज लेकर आया था। हॉकिंस पोर्टर ने किस तरह भारत पर कब्जा किया, यह तमाम बातें हम आपको बताएंगे और उन लोगों का इतिहास बताने जा रहे हैं जिन लोगों ने अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया में लोहा मनवाया। मगर मित्रों, यदि आप समाज के इतिहास का वीडियो शेयर करके एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तो समाज का इतिहास जिंदा रखा जाता है। पहली बार हम प्रजापति समाज का इतिहास अपने चैनल के माध्यम से विश्व पटल पर रखने जा रहे हैं। आज प्रजापति समाज का इतिहास का पन्ना गुम हो गया है। विदेशी आक्रांताओं ने हमारा इतिहास मिटा दिया। यहाँ पर अनेक तरह के इतिहास लिखा गया। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, जब महाभारत काल तक भाषा लिपि में थी, बौद्ध धर्म में भी लिपि में थी, तो महाभारत कालीन लिपि किसी ने समझी आज तक नहीं। जब हम यह मानते हैं तो सभी धर्म, सभी जातियां ययाति प्रजापति से निकली, तो सबका धर्म तो प्रजापति हुआ ना। तो सब प्रजापति धर्म क्यों नहीं मानते? प्रजापति समाज जैसा उदारवादी समाज आज तक नहीं है। मित्रों, आज हम आपको हॉकिंस पोर्टर के बारे में बताएंगे। आखिर कौन है हॉकिंस पोर्टर और इन्होंने किस तरह कूटनीति की चाल से पूरे संसार में इंग्लैंड का सूरज नहीं छिपने दिया। आज हम आपको यही बताएंगे किस तरह भारत में आए थे हॉकिंस पोर्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पहले हम आपको बता दें। अपनी इस रणनीति को सफल बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1603 ईस्वी में थॉमस स्टीफन को कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल के शासक दरबार में पेश किया। भारत की व्यापार अनुमति प्राप्त करने के लिए स्टीफन वहां पहुंचा, परंतु थॉमस स्टीफन मुगल शासक को अपनी बात समझाने में असफल रहा क्योंकि फारसी भाषा का ज्ञान उसे नहीं था। इसी कारण मुगल शासक ने कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद थॉमस स्टीफन ब्रिटेन वापस लौट गया। इसके बाद कंपनी दोबारा कैप्टन हॉकिंस के प्रतिनिधित्व में भारत में हेक्टर नाम का जहाज लेकर इंग्लैंड से आए। उनका उद्देश्य भारत पर सिर्फ व्यापार करना था। कैप्टन हॉकिंस पोर्टर सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर उतरा। सूरत उस समय भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पहुंचा। शासक के दरबार में पहुंचकर कैप्टन हॉकिंस ने मुगल शासक को फारसी भाषा में बात किया, जिससे वह खुश होकर के मुगल शासक जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि से भी सम्मानित किया। साथ ही सूरत से अस्थायी फैक्ट्री को स्थापित करने की भी अनुमति प्रदान की। इसके बाद जहांगीर ने 1613 में कंपनी को स्थापित सूरत की फैक्ट्री में वैधानिक अनुमति देकर उसे स्थायी कर दिया। उसके बाद 1611 में कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर मूसलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित कर ली। इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आ पहुंचा और सूरत, अहमदाबाद, भड़ोच और आगरा में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पश्चिमी भारत में स्थापित करने का श्रेय सर थॉमस रो को भी जाता है।
इसके साथ ही 1619 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात अहमदाबाद में एक कंपनी स्थापित की। उसके बाद मुगल शासक शाहजहां ने कंपनियों के शासन क्षेत्रीय सूबेदारों द्वारा कंपनी फैक्ट्री किले में देने की इजाज़त दे दी। इसी क्रम में 1631 में कर्नाटक के गोलकुंडा के सूबेदार ने भी कंपनी व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1639 में चंद्रगिरी के शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास के पट्टे यानी किराए पर दे दिया, जहां कंपनी में सेंट फोर्स जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया। 1651 में बंगाल के सूबेदार ने अपनी कंपनी को चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया, जिससे कंपनी हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित कर ली और कंपनी द्वारा बंगाल में स्थापित होने वाली फैक्ट्री थी। इसके बाद 1657 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां के पुत्रों के बीच मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध आरंभ हो गया, जिसके बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कर स्वयं मुगल साम्राज्य का शासक स्थापित कर दिया। इसी शासन में 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ में हो गया। इसके बाद सन 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। राजकुमारी की शादी के बाद पुर्तगालियों ने मुंबई में व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। उसके बाद चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। इसकी बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कंपनी अपने साम्राज्य के लिए अधिक विस्तार करते हुए 1670 में भारत के पूर्वी तट पर ढाका में तथा पश्चिमी तट पर कोचीन में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। आगे चलकर कंपनी नीतियों से नाराज होकर मुगल शासक औरंगजेब ने 1688 ईस्वी में बंगाल की कंपनी को व्यापारिक अनुमति को निरस्त कर दिया, परंतु इसका प्रभाव नहीं पड़ा और कंपनी ने 1690 में कोलकाता में एक फैक्ट्री स्थापित की। जब मुगल शासक की नीतियों के कारण कंपनी भारत में व्यापार करने में असुविधा होने लगी, जिस कारण कंपनी को भारत से प्रशासनिक अधिकार द्वारा आवश्यकता महसूस होने लगी और जिसके चलते 1697 में बंगाल के कोलकाता फोर्ट विलियम्स नामक किले में की स्थापना की, जो अंग्रेजों का प्रशासनिक केंद्र बन गया। 1699 में जाब चारनाक द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई। उसके बाद में आगे चलकर 1756 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की फैक्ट्रियां बंद करने का आदेश दे दिया। उन्होंने बंगाल को छोड़कर पुल्टा, जिसे आजकल मद्रास कहते हैं, जाने का आदेश दिया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी के मध्य हुआ। इस युद्ध में कंपनी विजयी रही और इसी कारण विजय में मीर जाफर को नवाब बना दिया। मित्रों, इस प्रकार कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर अपना आक्रमण किया और अपना स्थापत्य। इसके बाद कंपनी को 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, किंतु मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक घोषणाएं की, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ, जिस कारण 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके बाद 1764 में मुगलों को नवाबों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कंपनी की सेना नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में कंपनी को विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में बाद में 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बाद में कंपनी को अवध के नवाब सुजादौला तथा इलाहाबाद की दूसरी संधि में भारत को कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया गया और साथ ही कंपनी की सेना अवध की सुरक्षा के लिए लगाया गया। इसका खर्च नवाब को देने
का प्रावधान किया गया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध में बंगाल से लेकर के उत्तर भारत तक इनका आधिपत्य हो गया। मित्रों, आपसे